तो अगेन वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, फिर से आपके लिए अमेजिंग वीडियो लेके आए क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए। क्या अमेजिंग होने वाला है, पहले भी मैंने बताया था, फिर से ये पार्ट 2 आप देख पा रहे होगे। पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 जो आप पढ़ रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसका पार्ट 2 होने वाला। इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है दोस्त, दैट इज नोट्स। आपको मैंने चैप्टर 1 के यानी पार्ट 1 के अंदर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गए होंगे, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है जा करके फटाफट से देखो यार, और फटाफट से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो नोट्स को। और बहुत प्यार से थ्योरी का जो सब्जेक्ट आपको यानी जो पहला चैप्टर नहीं समझ आता बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बाकी जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं वो कवर कराने वाला हूँ। तो मेरा नाम है दोस्तों CY कंसेप्ट। बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते प्रॉपर वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर 1 है आपका ये, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरह से। ठीक है, सीजन 2024-25 के बच्चों के लिए ये वीडियो है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CY कंसेप्ट। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर लो प्रॉपर सारी वीडियोस प्लस में नोट्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स में आज के चैप्टर में आपकी वीडियो के अंदर कवर करने वाला। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात होने वाली है बच्चे। अब मैं कुछ 3 से 4 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग को अच्छे से पढ़ लिया था और 3 मैजिकल वर्ड्स कुछ होते थे अकाउंट्स के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखी है ज़रूर कमेंट करके बताएं 3 मैजिकल वर्ड्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, यानी कॉमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं, ठीक। दूसरा बहुत प्यारा जो पेपर में आता है, मस्ट है ये क्वेश्चन, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग का एक 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है थ्योरी का आपके बुक्स के अंदर, पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। अगला है लिमिटेशन एंड एडवांटेज या इंपॉर्टेंस कह लो अकाउंटिंग की। इनको इस वीडियो में हम कवर करने हैं, जिसके नोट्स आपको अगेन मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग यूजर्स कौन होते हैं बच्चे। अकाउंटिंग यूजर्स को अगर मैं बहुत सिंपली डिफाइन करूँ, वो पर्सन जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अब 2 तरह से रिलेटेड होते हैं, या तो वो बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे या वो बिजनेस के बाहर से, मतलब रिलेटेड है बिजनेस। यानी जब मैं बात करता हूँ कि कोई बिजनेस है, अंदर कौन होता होगा, मेनली ओनर हो गए, उनका स्टाफ हो गए, ये सारे लोग ही बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। बाहर से भी बिजनेस के लिए वो लोग इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कस्टमर, कंज्यूमर। क्या वो बिजनेस के अंदर रहता है, क्या घर पे रहता है बिजनेस के, नहीं ना, वो बाहर से आता है, उससे डील करता है और चला जाता है। इसी बेस पर हमने अकाउंटिंग यूजर्स को डिफाइन किया, यानी बांटा गया है। जो अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं वो पर्सन्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस से जुड़े होते हैं। तो एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल नाम से पता चल रहा है जो बिजनेस के अंदर होंगे। मेनली इसमें आता है ओनर हो गया जो कंपनी का मालिक है, और दूसरा शेयर होल्डर, ये भी बेसिकली कंपनी के मालिक होते हैं। इसको अच्छे से डिफाइन किया जाएगा क्लास 12 के अंदर, आप प्रॉपर पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को। अगला आता है एक्सटर्नल, जो बिजनेस के बाहर है। बिजनेस के बाहर का मतलब है बच्चे बैंक्स। अब बैंक्स कैसे बिजनेस से रिलेटेड है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो बैंक्स भाई कैसे रिलेटेड है, बैंक्स के अंदर आप चेक करो, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं ना आपके बिजनेस को चलाने को, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने टोटली पैसे से नहीं चलता। वो क्या करता है, कुछ पैसा बैंक से लोन ले लेता है कि भाई जैसे ही मेरा बिजनेस स्टेबल हुआ, अच्छा चल रहा है, देन रिटर्न कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ। दूसरा इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर। बैंक तो लोन तो लेता ही लेता है, प्लस में आपके जो बिजनेस लोग होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और वो कौन करता है, इन्वेस्टर्स करते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में। जैसे आप सुनते हो कि स्टॉक्स में पैसा लगाया जा रहा है, आपने LIC वगैरह खरीदा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा, क्योंकि अब कॉमर्स के आ गए हो तो कॉमर्स की फील्ड में प्रॉपर आपको जितने भी टर्म्स इंक्लूडेड हो रहे हैं सब धीरे धीरे पता होना चाहिए। अगर किसी का मीनिंग नहीं पता ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे जितना हो सकता है।
अगला है पब्लिक हो गया, और कंज्यूमर या कस्टमर दोनों में से जो बिजनेस से जुड़े होते हैं। तो समझ आ गया होगा यूजर्स क्या होते हैं। 1 मार्क में इसका प्रॉपर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है, भाई इंटरनल यूजर के एग्जाम्पल बता दो, एक्सटर्नल के यूजर्स के एग्जाम्पल्स बता दो, जो कि आप अगर समझ जाते हो तो आराम से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे जब बढ़ते हो तो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमने बहुत प्यार से तैयार किया आपके लिए, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है, आई बटन में मिल जाएगा लिंक, जा करके देखो। बहुत प्यार से हमने बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग और एक शॉर्ट फॉर्मूला सिखाया था, IMRCSIC, हर एक का मतलब बताया था, एक्सप्लेन किया था विद नोट्स। मीनिंग की जब आप बात करते हो तो IMRC बुक कीपिंग के अंदर 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जो बुक कीपिंग है वो बहुत छोटा टॉपिक होता है, उसके अंदर छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी चीज़ें की जाती है। क्या क्या की जाती हैं? आई यानी आइडेंटिफाई किया जाता है चीज़ों को, मेज़र किया जाता है मनी की टर्म में, रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, देन फाइनली क्लासीफाई कर देते हो आप किसके अंदर? लेजर के अंदर। दैट्स इट। इतना ही काम होता है बुक कीपिंग का। इसलिए बुक कीपिंग की डिफाइन भी जब आप करोगे तो डिफाइन इन टर्म्स में कर सकते हो। अकाउंटिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 3 स्टेप और आ जाते हैं। समराइज करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट कह लो या एनालाइज करना पड़ता है, और फाइनली कम्युनिकेट करना पड़ता है इसी इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स, कस्टमर्स के साथ, ताकि वो इंटरेस्ट लें हमारे बिजनेस में। क्योंकि आप बताओगे नहीं अपने बिजनेस के बारे में तो कैसे इंटरेस्ट लेगा सामने वाला? आपको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे मेरे से इंटरेस्ट लोगे? कैसे मेरे नोट्स, बाकी चीज़ें का फ़ायदा उठा पाओगे? उसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा चैनल है, ऐसे कर। ठीक इसी तरह से बिजनेस के भी अंदर होता है कि जब तक बिजनेस के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बेनिफिट लोगे। जैसे आपने वड़ा पाव वाले के बारे में सुना हो, उसके बारे में पता है, ठीक है, तो जब तक उसने बताया नहीं तब तक आपको पता नहीं था, एकदम से फेमस हो गया और मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे लोग जो वेंडर्स हैं लग चुके हैं, बेच रहे, वड़ा पाव बना करके बेच रहे, क्योंकि ट्रेंड हो गया एक तरह से। ऐसे ही बिजनेस चलता है ना। स्टेज की बात करें, आप खुद देखो, बुक कीपिंग पहले होता होगा यार, क्योंकि ये 4 स्टेप पहले होंगे ना, कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने लिख दिया प्राइमरी। अब पेपर में ऐसे मत लिखे आना, नंबर नहीं मिलेंगे। पहली बात, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, पेपर में आपको डिफाइन करना है। बेसिस तो ये छोटे वर्ड्स रहेंगे, शॉर्ट वर्ड्स रहेंगे, इनको डिफाइन कर दोगे, लाइक इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज, ऐसे लिख के आना। आप चेक करो ये सेकेंडरी, क्योंकि पहले बुक कीपिंग होगा फिर क्या होगा? अकाउंटिंग। क्योंकि पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे जर्नल के अंदर, क्लासीफाई करोगे लेजर के अंदर, इसके बाद करोगे समराइज वगैरह। क्लियर? परफॉर्मेंस की बात करें बच्चे तो जूनियर स्टाफ काम करता है यहाँ पर। कहाँ पर? बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ काम करता है, वहीं अकाउंटिंग के अंदर आपको सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। अगला नेचर, नेचर की बात करें तो रूटीन नेचर होता है। रूटीन का मतलब है डेली की जाती है रिकॉर्डिंग, बट जो एनालिसिस होता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, चीज़ों को एनालाइज करना, वो डायनेमिक होता है, कभी कभार होता है। अगला नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग में कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक नॉलेज अकाउंट्स की है तो आप कर सकते हो, बट अकाउंटिंग के लिए वी नीड या वी रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज। आगे बात समझ, आगे बात समझ, क्लियर है? इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से समझ लेंगे। आगे बात समझ। चल आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को हमने डिफाइन कर रखा है कि भाई आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेटेड, कम्युनिकेटिंग, ये प्रॉपर क्या होता है? प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे से A से Z तक हम पढ़ चुके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कुछ कमियां होती हैं। अकाउंटिंग के अगर फायदे हैं तो कुछ कमियां भी हैं दोस्त। पहला क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग हमेशा दोस्त सही नहीं होती। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है अकाउंटिंग ने बोला कि ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा। जिसे क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समटाइम बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, यानी एक एजम्पशंस के ऊपर, एक तुक्का कह लो, उसके ऊपर हम मान के चलते हैं, वो अनरियलिस्टिक हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो जो आपकी फर्म है, यानी जो बिजनेस है, उसने किसी को सेल किया बेटा, वो भी क्रेडिट। आगे बात समझ, क्या किया? क्रेडिट में सेल किया ना,
उस पर्सन को किसके नाम से जानेंगे जिससे आपको पैसा लेना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चेक करते हैं कितना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम सिखा देंगे। ठीक, यानी जब कोई फर्म किसी को क्रेडिट सेल करती है तो दैट पर्सन जिसको भी कर रही है, मान लो मैं सेलेक्स को कर रही है, वो पर्सन को आप किसके नाम से जानते हैं? तो अगर आप सोच रहे हो डेटर, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। डेटर का मतलब होता है दैट पर्सन जिससे आपको फर्म को पैसा लेना होता है। नाउ डेटर से वो टाइम पीरियड देगा आपको, कुछ महीने में दे देगा पेमेंट, बट उसने पैसा नहीं दिया। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है अगर कोई पर्सन पैसा नहीं दे रहा तो आप क्या मान के चल लो, वो आपका पैसा कहाँ चला गया बेटा? बैड डेट में चला गया। किस में चला गया? बैड डेट। ये अकाउंटिंग कहती है कि भाई आपका पैसा अगर नहीं मिल रहा तो आप मान के चल लो बैड डेट में चला गया, आपने नुकसान करवा लिया, नुकसान में डाल दिया होगा। बट कहानी क्या होती है? कहानी चेंज हो जाती है। मान लो उस पर्सन ने अचानक से आपको पैसा आकर के दे दिया 1 साल के अंदर ही। अब अकाउंटिंग ने तो बोला था डूब गया पैसा भाई, बट वो तो पैसा क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो ये है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी हमेशा सही नहीं होती। यानी जब रिकवर हो जाएगा तो एक टर्म यूज करते हो आप लोग, बैड डेट रिकवर। सेकंड चैप्टर में पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी होगी तो जल्दी नोट्स लेके आएंगे विद और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक टर्म्स को। तो बैड डेट रिकवर का मतलब क्या समझे कि जो पैसा हमने मान लिया था डूब गया बट रिकवर हो गई। तो ये होता है अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी हमेशा सही नहीं होती, कई बार गलत भी होती है, क्योंकि एस्टिमेट्स पे क्या होती है? अकाउंटिंग की जाती। चल नेक्स्ट आता है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यानी अकाउंटिंग के अंदर हम ओनली वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है बच्चे। जैसे आप देख पा रहे हो इनके बीच में जो लॉयलिटी है, यानी जो लॉयल है एक दूसरे के लिए, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप अपने बिजनेस के स्टाफ के स्किल्स को ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो हॉनेस्ट लोग हैं उनकी ईमानदारी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ये मनी की टर्म में मेजर नहीं है। आप क्या बोल सकते, कोई पर्सन 500 रुपये से लॉयल है, 300 रुपये से 300 रुपये की ऑनेस्टी है उसके अंदर। पॉसिबल नहीं है कि किसी भी क्वालिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर करना। तो यही कहता है, इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, वी रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स। जो क्वांटिटीज आएंगी, जहाँ नंबर्स आएंगे, उसी को रिकॉर्ड करोगे, क्वालिटीज को रिकॉर्ड नहीं करो। ये सेकंड लिमिटेशन होती है। अगली आती है लिमिटेशन प्राइस लेवल चेंज। इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल समझते हैं। प्राइस लेवल चेंज का मतलब है, मान लो आज है बेटा 4 जुलाई 2024, ठीक। इस बिल्डिंग को मैंने खरीदा बेटा 10 लाख का, कोई दिक्कत। मैंने क्या कर दिया होगा, इसको जर्नल यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया होगा। यही हमारी अकाउंटिंग कहती है, यही आपको सिखाया गया कि जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर ले तो अपने जर्नल के अंदर ना। अब 10 साल बाद, यानी सेम डेट अगर मैं लूँ 10 साल बाद 2034, क्या बच्चों इस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख ही होगी? आप लोगों का आंसर होगा नहीं सर, ये तो हमारी एसेट है, इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। अगर बढ़ गई होगी दैट मीन्स इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। मान लो कितनी हो गई? 15 लाख। अब ये बताओ, क्या मैं जर्नल एंट्री जहाँ पर मैंने 10 लाख का अमाउंट लिखा था वहाँ रफ करके 15 लाख लिखूंगा क्या? आप लोगों का आंसर होना चाहिए नहीं। इसी चीज़ को आप कहते हो प्राइस लेवल चेंज, यानी इस चीज़ को तो हम किसके नाम से जानते हो बेटा? बुक वैल्यू, और ये होती है मार्केट वैल्यू। आपने अगर कोई भी एसेट एक बार रिकॉर्ड कर दी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो उसको आप चेंज नहीं करते। उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी चीज़ को आप प्राइस लेवल चेंज कहते हो। यानी जो प्राइस लेवल चेंज आया ड्यू टू टाइम पीरियड, उस चीज़ को आप कभी भी शो नहीं करते, इग्नोर करते हो। देखिए कह ही भी रहा है ये अकाउंटिंग, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, बिकॉज एक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कंसेप्ट जो कि 3rd चैप्टर है आपका, वहाँ पर विद प्रॉपर नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, समझ आया होगा प्राइस लेवल चेंज। नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अभी तक वीडियो में बने हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि कैसा रहा है वीडियो का एक्सपीरियंस आप लोगों का। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे प्रॉपर सीरीज टिल आपके बुक एंड तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। इसको बच्चों को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बच्चों को दिक्कत होती है।
तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाना चाहता हूँ। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है, जैसे आप ये विंडो देख पा रहे हो, अब विंडो से आप अगर इसको ओपन करती हो तो आप क्या मान के चलोगे, बाहर घर वगैरह रोड वगैरह होंगे। या मान लो आप मनाली में हो तो इसको ओपन करोगे तो आप बाहर पहाड़ वगैरह देखोगे अच्छी खासे, मतलब एक अच्छा नेचर व्यू देखोगे, ठीक। अब आप कहाँ पर बोला कि आप मनाली में हो, जैसे आप ये ओपन करते हो तो आपको बेटा बाहर दिखता है क्या, नाला। क्या दिखता है, नाला। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत कर दिया आपने, यानी होना कुछ और दिखाना कुछ और, बोला कुछ और निकला कुछ और। इसी को कहते हो विंडो ड्रेसिंग, यानी था कुछ और दिखाया कुछ और। यानी बेसिकली एक वर्ड हाईलाइटेड है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। यानी आप अपनी बैलेंस शीट में ऐसे चेंजेस कर देते हो, ऐसे एडजस्टमेंट कर देते हो। अगर मान लो आपकी कंपनी किस में है दोस्त, लॉस में, तो आप उसको किस में शो कर रहे होते हो, प्रॉफिट। जो अकाउंट्स की नॉलेज नहीं रखता उसको नहीं पता चलेगा, बट जो अकाउंट्स की नॉलेज रखता है वो तो पहचान लेगा। यानी इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। यानी कभी कभार क्या होता है, अपनी फर्म को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए अपनी बैलेंस शीट में हम छेड़छाड़ करते हैं। जहां मेरा लॉस हो रहा होता है हम क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट। रीजन क्या होता है, सामने वाला तभी तो इंटरेस्ट लेगा मेरे बिजनेस में। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे चैनल पे अगर 0 सब्सक्राइबर होते, आप लोग नहीं आते, आप बोलते हो इनसे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़े। यही फंडा होगा। सेम एज ए बिजनेस की बात करूं, अगर मान लो मेरे बिजनेस में कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा तो बाकी कैसे इंटरेस्ट ले लेंगे। मेरी शॉप पे कोई नहीं आ रहा तो दूसरे कहाँ से आ जाएंगे। इसी चीज़ को आप कहते हो विंडो ड्रेसिंग। यानी आपने कुछ ऐसा प्रेजेंट कर दिया, सामने वाला आ गया, आपके जाल में फंस गया। इसी चीज़ को आप विंडो ड्रेसिंग यानी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट चेंज करके शो कर देते हो। आगे बात समझ। ये 4th लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल एंड क्लियर है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी जो अकाउंटिंग है आपको किसका फ़ायदा देता है, आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है कि परफॉर्मेंस बताता, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हो प्रॉपर 1 अप्रैल से 31 मार्च, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो प्रॉपर आपके पास कितना पैसा है, आपकी पोजीशन कहाँ पर है, क्या आप टॉप पे हो, मिडल पे हो, लो पे हो, कहाँ पर हो, सारा कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता। अगला अगर टर्म की बात करें तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, यानी जितना भी मैनेजमेंट करना होता है बिजनेस का, बिजनेस के रिकॉर्ड्स को संभालना, बिजनेस की पेमेंट्स को देखना, कहाँ पैसा कहाँ जाएगा, ये सारा आप कैसे देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ अकाउंट्स। आपने अकाउंट्स प्रॉपर अच्छे से मेंटेन कर रखा है, वहाँ पर आप हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का लेजर क्रिएट कर रहे हो, जर्नल देख रहे हो, डेट वाइज रिकॉर्ड हो रहा है, उसका बैलेंस आ रहा है, जिससे आपके मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। अगला पॉइंट आता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव का मतलब मान लो ये 2024 हो गया या 2025, आप कभी भी अपनी बैलेंस शीट की कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई 2024 का प्रॉफिट क्या था, 25 का क्या था। इससे आपको एक क्या मिलती है, कंपैरेटिव स्टडी। इट हेल्प्स ओनर टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद दोज, लोकेट द फैक्टर विच लीड्स टू द चेंजेस, यानी कितना फायदा हुआ 2024 में ज़्यादा कमा रहे हैं 2025 में, दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, 24 का, 25 का, 26 का सारा करेंगे, जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम खुद अपने आप को कंपेयर करते हैं कि 9th में मेरा रिजल्ट क्या था, 10th में मेरा क्या था, 11th क्या था, इस टाइप, दैट इज कंपेयर। लास्ट और आखिरी पॉइंट आता है बच्चे, दैट इज रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हमें एज ए एविडेंस मिल जाता है हर एक ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमें पता है हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख रहे हैं। अब किसी पर्सन ने आकर के हम पे केस किया और बोला भाई आपसे हमने कोई लेन देन नहीं किया, बट वी हैव रिकॉर्ड्स, वी हैव एविडेंस, हम इसको पेश कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप डेट टाइम के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से हमारे लेजर चेक कर सकते हो, हमारे पास प्योरली क्या है, एविडेंस है। इसी को रिप्लेस मेमोरी कहते हैं, यानी पिछला डाटा वापस कवर करके शो कर देना एज अ एविडेंस। आई बात समझ, क्लियर है? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग CY कंसेप्ट। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, प्लस में यार नोट्स को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, कमेंट करते रहें बाकी सब्जेक्ट्स की, अगर आप चाह रहे हो, इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की, BST की, कमेंट करो ताकि हम उस पर मेहनत करें और आपके लिए वीडियो बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग CY कंसेप्ट। जय हिंद, जय भारत। चलो।